एक तरफ शराब घोटाला मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है और कोर्ट ने उन पर सत्ता के मोह में निजी हित को तरजीह देने की टिप्पणी की है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की प्रचार की कमान संभालने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मैदान में उतर आई हैं। आज पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में मेगा रोड शो से प्रचार की शुरुआत करेंगी। रविवार को पश्चिमी दिल्ली में जनता से केजरीवाल के लिए समर्थन मांगेगी। वे दिल्ली के अलावा पंजाब, गुजरात और हरियाणा में भी आप प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगी। जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, सुनीता केजरीवाल लगातार एक्टिव हैं। वो न सिर्फ दिल्ली की जनता से लगातार बातचीत कर रही हैं, बल्कि पार्टी का कामकाज भी देख रही हैं। रोड शो के दौरान सुनीता के साथ स्थानीय विधायक भी प्रचार करेंगे। रोड शो जिस विधानसभा क्षेत्र से निकलेगा, उसमें स्थानीय विधायक समेत अन्य नेता शामिल होंगे। रोड शो के जरिए से पार्टी जनता के सामने अपनी बात रखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला किया और कहा कि ऐसे विषधरों को कतई वोट मत दीजिए जो भारत माता की जय बोलने में संकोच करते हैं। ये बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे विषधरों को कतई वोट ना जाए जो भारत माता की जय कहने में संकोच करते हैं। वंदे मातरम का गायन में जिनको तकलीफ है, ऐसे विषधरों को वोट कतई ना जाए। योगी आदित्यनाथ की तरफ से विपक्ष पर यह जमकर करारा प्रहार किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि वंदे मातरम के गायन में जिनको तकलीफ है, जो भारत माता की जय कहने में संकोच करते हैं, उनको वोट कतई ना जाए। सुनिए क्या कहा। क्या हमारा वोट जो लोग हिंदुस्तान का खाते हैं, जो ये मानते हैं उनके पूर्वज हिंदुस्तानी हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी को हिंदुस्तान में ही रहना है, उनको सोचना होगा उनका वोट उन विषधरों को नहीं जाना चाहिए जो लोग भारत माता की जय जयकार करने में संकोच करते हों। कतई नहीं जाना चाहिए। जो लोग वंदे मातरम का गायन करने में संकोच करते हैं, भारत माता की जय घोष करने में जिन्हें संकोच होता है, उनको आपका वोट जाने का मतलब आपके द्वारा भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को सम्मान देने का कार्य हो रहा है। वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जेल बदली, बरेली जेल शिफ्ट किए गए धनंजय सिंह। भारी सुरक्षा के बीच ये जेल बदली की गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच जेल में बंद पूर्व सांसद धनंजय सिंह को लेकर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। भारी सुरक्षा के बीच उन्हें अब दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया है। जौनपुर जिला जेल से हटा दिया गया है, जिसके बाद अब उन्हें बरेली जेल भेजा गया है। धनंजय सिंह की जेल को क्यों बदला गया, इसको लेकर अब बातें निकलकर सामने आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर दिल्ली के जागीरपुरी से आ रही है, जहां पर एक महिला का मर्डर किया गया। नाबालिग ने घर में घुसकर गोली मारी है। बताया जा रहा है कि महिला की बेटी को परेशान करता था आरोपी और छेड़छाड़ का विरोध करने पर हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। दिल्ली के जागीरपुर का यह मामला, जहां पर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। एक नाबालिग ने घर में घुसकर महिला को गोली मारी है और जानकारी है कि महिला की बेटी को यह आरोपी परेशान कर रहा था और छेड़छाड़ का विरोध करने पर इस हत्या को अंजाम दिया गया, ऐसी आशंका है। सर, मामला ये था कि हमारी गुड़िया को परेशान करता है। ये हमारी गुड़िया को परेशान करता रहा और यही कंप्लेंट हमने अपने थाने में दे दी, लेकिन इन सब चीज़ों का रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा था, तो हमने लास्ट में आके अपनी गुड़िया को हॉस्टल में डाल दिया। अब जब से गुड़िया हॉस्टल में गई है, इसकी माँ और ये मेहताब दोनों हमें मिलके धमकी देते रहते थे। कभी मेरे को, कभी भतीजे को, कभी लड़की के पापा को, कभी मम्मी को, सबको देंगे, उसके चाचा को भी, कि हम तुम्हारे में गोली मार देंगे, नहीं तो हमें लड़की बता दो कहाँ है, क्योंकि हमने किसी को भी नहीं बता रखा कि लड़की है कहाँ पे। बस सिर्फ ये इनकी रंजिश थी कि या तो इसको बता दो कहाँ है कहाँ नहीं। तो आपने शिकायत करी इसमें? पुलिस में शिकायत? पुलिस में हमारी FIR थी, FIR सब कुछ हो रखी है। पुलिस वालों ने एक ही जवाब था। अभी FIR को करीबन मेरे हिसाब से 20 से 25 दिन हो गए। उसके बावजूद भी हमारे पास धमकियाँ आती हैं, माँ के नंबर से, कभी किसी के नंबर से, और उसने एक ही बात बोली थी कि घर में घुसड़ के हम गोली मार देंगे। उसने अपना काम पूरा कर दिया सर। ये बात हमने थाने में बताई थी कि सर हमारे पास ऐसे धमकी, माँ ऐसे बोल रही है और लड़का ये बोल रहा है कि बाप को बीच चौराहे पर मार दें, और उसने एक काम भी करके दिखा दिया।
और इस वक्त हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, इस दिल्ली को दहला देने वाली वारदात के बाद क्या अभी तक कोई कार्रवाई हो पाई? वो सिरफिरे क्या गिरफ्तार हो पाए? आज बिल्कुल देखिए 10 टीमें बनाई गई है। नाबालिग लड़का और उसके जो 2 और साथी है उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो विक्टिम फैमिली थी उन्होंने 3 बार पुलिस को एफआईआर दर्ज कराई थी। जो नाबालिग लड़का है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश भी किया गया था, बाल सुधार गृह भी भेजा गया, लेकिन उसके बाद जब वो वापस आता है बाल सुधार गृह से तो एक बार फिर से विक्टिम फैमिली को धमकाने की कोशिश करता है। और कल का ये पूरा वाक्य बताया जा रहा है जब वो नाबालिग लड़का अपने 2 साथियों के साथ मिलकर घर के अंदर घुसता है। जिस लड़की के साथ वो छेड़खानी करता था उसकी माता को ऊपर फायरिंग करता है। उस समय घर में 2 महिलाएं मौजूद थी। ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद वो मौके से फरार भी हो जाता है। हालांकि नाबालिग लड़के और उसके 2 साथियों का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं से पहुंचा। उसके बाद जो रेड का जो पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ उसके बाद यहां से जो पिस्तल और जो एक्सप्लोसिव जो सीजर किया गया था वो सब सीबीआई अभी ले जा चुके हैं। और जो एक्सप्लोसिव मिला था, जो बॉम्ब मिले थे, अर्नव, यानी कुल मिलाकर आशंका ये है कि संदेश खाली में ये शाहजहां शेख और उसके गुर्गों के हथियार हो सकते हैं। लेकिन क्या ये वहां पर लोगों को धमकाने के लिए इनका इस्तेमाल करता था या इसके पीछे मकसद और भी था? देखिए, जो जाना जा रहा है कि ये सारे हथियार बाहर से आए थे। जो म्यांमार होके बांग्लादेश के जो वाटर रूट है वहां से ये संदेश खाली पे ये जो आर्म्स है वो एंटर किया गया था। और अगर देखा जाए तो जब भी यहाँ पे कोई हादसा हुआ ऐसा, जब भी गोलीबारी का कोई हादसा हो उसके साथ ये जो आर्म्स है उसका कोई जोग है कि नहीं वो भी सीबीआई जांच कर रही है। और यहाँ पे शाहजहां का जो आर्म्स लाइसेंस है वो भी यहाँ से सीजर किया गया है। और वो आर्म्स लाइसेंस के बेसिस पे कहां से शाहजहां ने आर्म्स लिया, कहां से लिया और ये कितना बार रिन्यूअल हुआ, ये सब कुछ एग्जामिन किया जा रहा है सीबीआई के तरफ से। और जो यहां का लोगों का कहना है कि ये आर्म्स जो लाया गया था वो ईडी को रोकने के लिए, ईडी को जब रोका गया था तभी लाया गया था। शाहजहां के जो क्लोज एसोसिएट है उनके पास भी ऐसे बहुत सारे आर्म्स है। यहां का लोगों का ऐसा ही मानना है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जब आप वहां मौके पर पहुंचे और वहां की तस्वीरों को आपने देखा और किस तरह से वहां इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया उसका जायजा हमारे सहयोगी अर्नब ने लिया क्या, आइए आपको दिखाते हैं। ये है अबू तालेब का घर जो आगरहटी ग्राम पंचायत इलाका में है। और इस घर में आने के बाद सीबीआई के जो ऑफिशियल्स थे वो उन्होंने अबू तालेब के बारे में खोज किया, लेकिन अबू तालेब तब घर में नहीं थे। उनके बीबी से भी बातचीत किए वो लोग। उसके बाद जब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तब इस जो मकान का जो पिछला वाला घर है इस घर से जो फायर आर्म्स और जो एम्यूनेशन है वो रिकवर किया गया। अभी भी उसका जो रबिश है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। और इस जानलेस इस जो ये जो विंडो है, इस विंडो से अगर देखा जाए, मैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अली हुसैन को एक बार इसको दिखाने के लिए बोलूंगा कि इस घर के जो फ्लोर है उस फ्लोर में दोनों मार्किंग किया गया है। वो जो 2 मार्किंग है उस जगह से ही जो फायर आर्म्स और एम्यूनेशन वो रिकवरी किया गया है। और जो कहा जा रहा है कि सीबीआई के तरफ से ईडी के ऊपर जो अटैक हुआ उस अटैक की वजह थे ये आर्म्स, क्योंकि ईडी के ऊपर जब अटैक हुआ तब ये आर्म्स शाहजहां के घर पे था और उसके बाद ईडी को रोक के ये आर्म्स को भेजा गया यहाँ पे। लेकिन एक क्वेश्चन और भी आ रहा है यहाँ पे कि संदेश खाली में पिछले 3 महीने से जो हालात है वहां पे एक जो वेस्ट बंगाल पुलिस के हायर ऑफिशियल्स है वो बार-बार आ चुके हैं, बार-बार भी बहुत सारी जगह है वो लोग जा चुके हैं, फिर भी ऐसा इनपुट उन लोगों को क्यों नहीं मिला? उनका जो वेस्ट बंगाल पुलिस का जो इंटेलिजेंस है कहां पे फेल किया कि इतना सारा आर्म्स जो यहाँ पे लाया गया, यहाँ पे स्टोर किया गया। फिर हमने कल देखा कि सीबीआई के 10 ऑफिशियल्स के जो टीम है वो टीम आया इधर, फिर रेड ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, फिर एनएसजी को बुलाया गया और इस फ्लोर से जो एम्यूनेशन है और जो फायर आर्म से सब रिकवर किया गया और जो एक्सप्लोसिव था उसको भी रिकवर करने के बाद यही बगल में जो यहाँ पे जो वाटर बॉडी है वहां पे डिफ्यूज किया गया। और अभी भी जो सीबीआई की तरफ से कहना है कि शाहजहां शेख का जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से
से सीजर हुआ है उसमें उनका जो आर्म्स लाइसेंस है वो आर्म्स लाइसेंस अच्छी तरीके से एग्जामिन किया जा रहा है, क्योंकि शाहजहां के ऊपर बहुत सारे जो फॉरेन आर्म्स है उसका जो तस्करी करने का भी आरोप है। तो इस आर्म्स का जो लाइसेंस है उसके उसको यूज करके ऐसा कुछ किया है क्या शाहजहां ने, वो भी अभी सीबीआई एग्जामिन कर रहा है। और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से लगी फटकार की। दरअसल दिल्ली में एमसीडी के स्कूलों में हो रही दुर्दशा, बच्चों को किताबों की उपलब्धता न होने के मसले को लेकर हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को फटकार लगाई। देखिए रिपोर्ट। क्या दिल्ली के सीएम केजरीवाल को सत्ता की चाह है? क्या वो खड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? क्या केजरीवाल ने व्यक्तिगत हित को सबसे ऊपर रखा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इन बिंदुओं पर दिल्ली के सीएम को फटकार लगाई। न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि ये भी कहा कि हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिस पर हम नहीं जाना चाहते। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हाई कोर्ट केजरीवाल पर भड़क गया, वो भी जानना जरूरी है। 26 अप्रैल को हाईकोर्ट में उस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के बीच आपसी खींचतान चल रही है, जिसके कारण एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले 2 लाख से अधिक बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई। छात्र मजबूरी में टीन शेड में पढ़ाई करने को मजबूर है, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली में हालात बहुत खराब हैं और एमसीडी के तहत लगभग हर काम ठप पड़ा है। हमारी शक्तियों को कम आंकने की गलती नहीं की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। केजरीवाल को साफ और सख्त लहजों में कहा, दिल्ली सरकार को इस बात की जरा भी चिंता नहीं है कि छात्र स्कूल नहीं जा रहे हैं या उनके पास किताबें नहीं हैं। आपकी दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में है। कोर्ट ने कहा, यह सत्ता का अहंकार चरम पर है। गिरफ्तारी के बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को रखा। इसका मतलब ये नहीं कि छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के बिना पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से आम आदमी पार्टी घिर गई है। हाईकोर्ट ने दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी तीखी टिप्पणी की और कहा, सौरभ ने छात्रों की दुर्दशा पर आंखें मूंद ली हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। एमसीडी स्कूलों में किताबें नहीं मिल रही हैं। दिल्ली में हर काम ठप पड़ा है और हालात बहुत खराब है। आपने कहा कि मुख्यमंत्री की हिरासत में होने के बावजूद सरकार चलती रहेगी। आप हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिस पर हम नहीं जाना चाहते थे। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जवाब आया है। आपने दिल्ली के एमसीडी स्कूलों की दुर्दशा के लिए एलजी को जिम्मेदार ठहराया है। कहा, एलजी ने गैर कानूनी तरीके से मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की। गैर कानूनी तरीका अपनाने से एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी। स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने के लिए एलजी जिम्मेदार है। स्टैंडिंग कमेटी न बनने की वजह से एमसीडी का काम रुका हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। फिलहाल पूरे मामले में कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 2 दिनों में जरूरी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सोमवार यानी 29 अप्रैल को मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए हम सीधे रुक कर रहे थे, हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, क्या यही दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल है जिसका ढोल पीट रहे थे? मतलब 1-2 नहीं बल्कि 2 लाख बच्चों को किताबें तक नहीं दी गई और सख्त टिप्पणी कोर्ट की तरफ से कि आपने सत्ता को सर्वोपरि रखा। देखिए, ये टिप्पणी जो